तो नमस्ते सभी दोस्तों को, मेरा नाम आदर्श है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चौथी यूनिट, वो भी पीवाईक्यूज़ के साथ। और ये जो यूनिट होने वाली है ये बीकॉम प्रोग्राम की ड्यू ड्यू के सिलेबस के ऊपर बेस होकर बनाई गई है वीडियो। तो इस यूनिट का नाम है डिसीजन मेकिंग। मेनली ये यूनिट बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट से अलग, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस, ज़्यादा थ्योरेटिकल कम ही है इसमें, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। जो कि पीवाईक्यूज में भी इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, थ्योरी क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इसमें डिसीजन मेकिंग में। ड्रॉपिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना नए के लिए। मतलब इसमें आपको क्या पूछेगा कि आपको इसको ये डिसीजन कर लेने के लिए कि मतलब आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करना चाहिए तो नए पे स्विच कर जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना हो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट और नए प्रॉफिट को, नए प्रोडक्ट के प्रॉफिट को। और अगर पहले केस में अगर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ज़्यादा आता है नए से, तो आपको ड्रॉप नहीं करना प्रोडक्ट को, मतलब जो प्रपोजल उसे रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपको नए प्रोडक्ट को नहीं बनाना है। लेकिन अगर नए प्रोडक्ट का प्रॉफिट ज़्यादा है एग्जिस्टिंग से, तो तब आप बना दीजिए, उसमें एक्सेप्ट कर लीजिए प्रोडक्ट को। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बेस पे क्लासीफाई करना कॉस्ट को। दो तरह की कॉस्ट होती है, रेलिवेंट और इरेलीवेंट। जो कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर की जाए तो उसे डिसीजन में वो रेलिवेंट कॉस्ट करेंगे, और इरेलीवेंट में जो इरेलीवेंट कॉस्ट हो जो इग्नोर करता है डिसीजन मेकिंग को। मेनली ऐसी कॉस्ट जो डिसीजन लेने से जिससे कॉस्ट में फ़र्क आया तो रेलिवेंट हो जाएगा, और जिससे डिसीजन लेने से कोई फ़र्क नहीं आता वो इरेलीवेंट। जैसे कि रेलिवेंट कॉस्ट का एग्जांपल हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट, जबकि इरेलीवेंट कॉस्ट का एग्जांपल होता है वो फिक्स कॉस्ट। ज़्यादातर केसों में ऐसा इसीलिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिसीजन आप कुछ भी लो, फिक्स कॉस्ट तो बदलेगी नहीं। ठीक है, वो सेम ही रहेगी। फिर बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट की, जो कि पीवाईक्यूज में भी है, जो कि है मेक वर्सेस बाय का कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछेगा आपको, या तो आपको प्रोडक्ट को खुद बनाना चाहिए तो आपको मार्केट से खरीदना चाहिए। तो इसमें दो दो केस होते हैं। एक तो स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में यही पूछे, ये तो बहुत रेयरली होता है ये वाला, ये स्पेयर एग्जिस्ट कैपेसिटी डू नॉट एग्जिस्ट। तो जो इसका वाले का फॉर्मूला है वो ये है, रेलिवेंट कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस एडिशनल कॉस्ट। मतलब रेलिवेंट कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होता है, और अगर एडिशनल फिक्स कॉस्ट आती है, वो ध्यान रखना एडिशनल लिखा है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट नहीं, सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, एडिशनल फिक्स कॉस्ट ही आएगी सिर्फ यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेयर कैपेसिटी जनरल एग्जिस्ट में आता है वेरिएबल कॉस्ट भी आती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होती है, जो कि हमने यूनिट 3 में पढ़ा था। और फिर आता है एडिशनल वो फिक्स का वो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, उसके उससे होने वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें आती है रेलिवेंट कॉस्ट में। ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है यही पूछेगा आपको एग्ज़ाम में। और इसमें आपको मेनली डिसाइड ऐसे करना है कि इसमें पूछेगा जैसे रेलिवेंट कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्सेस परचेज कॉस्ट। अगर रेलिवेंट कॉस्ट ज़्यादा परचेज कॉस्ट से, तो आप बाई कीजिए। मतलब आपको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, बना वो खरीद के कॉस्ट, मतलब जैसा मान लो आप एक एक प्रोडक्ट है, आप उसे खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर उसकी जो कॉस्ट है, मतलब प्रोड्यूसिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या तो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट अगर ज़्यादा है, बाहर अगर मान लीजिए उसके परचेजिंग कॉस्ट से, मतलब अगर आप किसी और कहीं और से उसे बाहर से खरीद के ला रहे हो तो उससे ज़्यादा है, तो तब आप इस केस में बाई कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर अगर परचेस कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब बाहर से लाने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, महंगी पड़ रही है खुद से बनाने के मुकाबले, मतलब आप जब खुद बना रहे हो तो कॉस्ट कम पड़ रही है, तो तब इससे बढ़िया है कि आप बना ही लीजिए उसे। ठीक है, तो उस केस में आप बनाइए उसे। स्टेप इन डिसीजन मेकिंग, मेनली ये सिर्फ एक थ्योरी क्वेश्चन है, जो कि बहुत रेयरी चांस से पूछने के। डिसीजन मेकिंग में वैसे कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और डेटा किस हिसाब से दिया गया है। तो इसमें कोई ऐसा मतलब वो नहीं है फिक्स फॉर्मेट, जैसे कि हमने पढ़ा भी था यूनिट 3 में कि मतलब डिसीजन मेकिंग ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। पर फिर भी देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया। स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को,
और फिर सेकंड गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव्स, फिर इवेलुएटिंग द अल्टरनेटिव्स, फिर चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द डिसीजन एंड फॉलो अप, एंड आखिर में फॉलो अप करना और फिर इवेल्यूएशन। ठीक है। फिर एक और जो टॉपिक, असल में जो ये टॉपिक है मैंने आपको यूनिट 3 में भी पढ़ाया था, की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर को मैं एक बार फिर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ उसमें पीवाईक्यू में वो इसी टॉपिक से पूछा गया है। तो बात करते हैं अब लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर की। दीज आर द फैक्टर विच आर लिमिटेड अवेलेबिलिटी, मतलब इन फैक्टर्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है मार्केट में। जैसे कई बार होता है कि कोई इंडस्ट्री किधर काम कर रही है, तो अगर वहाँ वो रॉ मटेरियल या किसी न किसी तरीके की शॉर्टेज होती है उनके प्रोडक्शन में, तो उसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इसी क्वेश्चन को करना है। ऑल डिसीजन आर विल बी बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूशन, मेनली सारे डिसीजन इस बेस पे ले जाएंगे कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है। डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, मतलब जो डिसीजन होगा वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर पे डिपेंड करेगा सारा डिसीजन। ठीक है। तो देखते हैं इसमें की फैक्टर बेसिस ऑफ डिसीजन। तो अगर मान लीजिए की फैक्टर सेल क्वांटिटी है, मतलब सेल की क्वांटिटी एक लिमिट तक की सेट करी गई है, तो तब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर सेल वैल्यू की लिमिट है या फिर सेल वैल्यू का की फैक्टर है तो तब कंट्रीब्यूशन पर सेल वैल्यू या तो पीवी रेशियो, जिसका पीवी रेशियो ज़्यादा आएगा मेनली आपको वो अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। मटेरियल क्वांटिटी मतलब रॉ मटेरियल अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो तब आपको देखना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना आपको। ठीक है। जिस अल्टरनेटिव का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर रॉ मटेरियल आ रहा होगा वही आपको चूज़ करना है। अगर लेबर आर लिमिटेड है किसी इंडस्ट्री में तो आपको कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालना है। मशीन आर है तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। और ध्यान रखिए जिस भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन में जो भी अल्टरनेटिव का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब ये आ रहा होगा तो आपको वही चूज़ करना है। देखिए अब यहाँ पे जो बोलने सारे कॉन्सेप्ट पूरे होते हैं मेनली इस ये जो यूनिट है वो तीसरी यूनिट पे बेस्ड है, मतलब उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। उसमें बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और बता रखे कि कैसे कैसे आपको अलग अलग सिचुएशन में डिसीजन, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट और थ्योरी का पार्ट था वो सब खत्म हो गया। मेनली इससे थ्योरी ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ सब शुरू होते हैं PYQs। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये दो दूसरा वाला है तो मैंने आपको तीसरी यूनिट में करा दिया है। आज देखते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये डिसीजन मेकिंग और ये लास्ट PYQ होने वाले हैं क्योंकि सारे हो चुके हैं अब पहले। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। जुपिटर लिमिटेड हैज़ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 90,000 यूनिट, मतलब जुपिटर लिमिटेड की जो एनुअल प्रोडक्शन करते हैं वो 90,000 यूनिट का करते हैं ऑफ मोटर कंपोनेंट, मतलब मोटर कंपोनेंट का बेचते हैं, मतलब प्रोड्यूस करके बेचते हैं उनको। द कंपोनेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज गिवन एज बिलो, जो कॉस्ट स्ट्रक्चर उन्होंने नीचे दे रखा है। ये मटेरियल दे रखा है 150 रुपये पर यूनिट, लेबर दे रखा है जिसमें 25% फिक्स्ड है 360 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंस 180 पर यूनिट 180 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट है 270 पर यूनिट। और टोटल ये दे रखा है। हमें टोटल से कुछ काम नहीं है, हमें मेनली देखिए अब देखते क्वेश्चन ने पूछा क्या है यहाँ पे। द परचेज मैनेजर हैज़ एन ऑफर फ्रॉम सप्लायर, मतलब परचेज मैनेजर को एक ऑफर आया सप्लायर से, हु इज़ विलिंग टू सप्लाई कंपोनेंट एट रुपीज़ 1,080 रुपीज़। शुड द कंपोनेंट बी परचेज एंड स्टॉप प्रोडक्शन स्टॉप्ड। अब देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया मेक और बाय का ही। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या हमें जो कंपोनेंट है बाहर से वो खरीद के बेचना चाहिए या फिर खुद से प्रोड्यूस करके बेचना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन में मेनली ये कॉन्सेप्ट लगेगा वो कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। ठीक है। और मेनली ध्यान रखिए जब भी डिसीजन मेकिंग होते हैं तो उसमें सबसे मेन है वेरिएबल कॉस्ट निकालना। इसमें मेनली हमको वेरिएबल कॉस्ट ही निकालनी है, जो कि साफ पता चल रहा है वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है। पर ये इसमें जो 25% है वो फिक्स कॉस्ट है, बाकी 75% ही
वेरिएबल है, तो हमें इसका सिर्फ 75% लेना है। ठीक है, सॉरी, ये रहा, इस पे ये रहा 3, आंसर 3 है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, जैसे मैंने कहा था मटेरियल 450, वो 540 रुपये दे रखा, लेबर दे रखा 360 का 75% निकालना, और 180 वेरिएबल एक्सपेंस। तो जब आप इसका निकालोगे तो रेलिवेंट कॉस्ट ये आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखिए डिसीजन मेकिंग में जब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे तो हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे मैं दिखाता हूँ आपको तीसरी यूनिट में, यहाँ पे जब हमने ये डिफरेंस पढ़ा था तो इसमें जैसे मार्जिनल, ये जैसे मैंने कहा कि मार्जिनल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल का इस्तेमाल तो डिसीजन मेकिंग में, और हमेशा ये मेनली जैसे कि इसमें जूम किया जाता है वीसी को प्रोडक्ट कॉस्ट और एफसी को पेड कॉस्ट। इसमें मेनली वीसी को ही लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ना कि एफसी को, क्योंकि एफसी एक पीरियोडिक कॉस्ट है जो कि अकर करेगी करेगी, यहाँ पे ये एजम्पशन लिया जाता है। ठीक है, तो रेलिवेंट कॉस्ट कितनी है, 990 रुपीज़ पर यूनिट लग रहा है। तो अब ये बहुत छोटा ही सा यहाँ क्वेश्चन था, वैसे इसका आंसर बहुत छोटा ही था, जैसे कि दिख रहा है कि 990 रुपये, और जबकि मार्केट में महंगा मिल रहा है, तो मतलब खुद खुद बनाना ज़्यादा चीपर है। तो इससे बढ़िया है कि हम खुद ही बाय, वो मतलब बाय रहने ही दें, खुद प्रोड्यूस करें। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अब देखा जाए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये मतलब उसी का एक और पार्ट है, एक्सटेंडेड वर्जन। एज्यूम द रिसोर्सेज नाउ used for the components manufactured are to be used to produce another new product for which the selling price is 970 रुपीज़। अब यहाँ पे जो पहली लाइन पढ़ के पता चल रहा है कि वो कह रहा है कि अब एज्यूम करना है कि जो रिसोर्सेज पहले इस्तेमाल किए जाते थे जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने में, मोटर कंपोनेंट वो, तो अब उसका इस्तेमाल होगा नए प्रोडक्ट को बनाने में। मतलब कंपनी अब पुराने से नए प्रोडक्ट को बनाना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे वही वाली चीज़ आ गई है कि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रॉफिट प्रोडक्ट बनाए या फिर नए पे शिफ्ट करें। ठीक है, इन दिस केस मटेरियल प्राइस विल बी 400 पर यूनिट। मतलब जो नया यूनिट हम जो नया प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी यूनिट वो उसकी मटेरियल का प्राइस होगा 400, और ये भी सेम 9000 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे एट द सेम कॉस्ट बेसिस एज अबव फॉर द लेबर एंड एक्सपेंसेस। मतलब कहने का यहाँ पे मतलब यही है कि मतलब जैसे इस जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसकी जो लेबर और वेरिएबल एक्सपेंस की कॉस्ट थी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब देखते पूछ क्या रहा है। डिस्कस वेदर इट इज़ एडवाइजेबल टू डाइवर्ट द रिसोर्स टू मैन्युफैक्चरिंग द न्यू प्रोडक्ट। अभी पूछ रहा है कि क्या एडवाइजेबल है कि नए प्रोडक्ट को बनाना, ऑन द फुटिंग दैट द component presently being produced would instead of being produced be purchased from the market। अब देखिए, अब पूरा क्वेश्चन को पढ़ के ये पता चल रहा है कि इन्होंने ये कहा है कि देखो क्वेश्चन में हमको करना क्या है। पहले तो देखो, जब भी क्वेश्चन करना है तो पहले ढंग से क्या बोलते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लीजिएगा एक बार शांति से। इसमें कहा गया है कि देखो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मोटर कंपोनेंट, अब उसे ना बनाते हुए अब जो इसके जो रिसोर्सेज हैं वो एक नए प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट, और जो ये वाला प्रोडक्ट है इसे बेचेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू कर देंगे, बस ये कि अब इसे ना बाहर से खरीद के बेचेंगे। ठीक है, मतलब इसे बाहर से खरीदेंगे। तो अब ये पूछे कि क्या एडवाइजेबल है कि मतलब जो पुराना प्रोडक्ट है उसे बाहर से खरीद के बेचना और जो नए वाले पे रिसोर्सेज इस्तेमाल करना। तो अब इसके लिए हमें देखना है कि इससे नेट बेनिफिट यानी प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, नेट बेनिफिट कितना आ रहा है इससे। अगर बेनिफिट हो रहा है तो हम डिसीजन बनाएंगे, यस करेंगे एडवाइजेबल है, अगर नहीं आ रहा होगा तो हम मना कर देंगे। तो देखते कैसे हो गए। पहले जैसे मैंने कहा डिसीजन मेकिंग में हमेशा वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, वैसे वीसी ऑफ न्यू प्रोडक्ट 400 का मटेरियल, बाकी सेम ये, और आंसर आ जाएगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 850 रुपीज़। अब कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं,
जो कि है 970 का बिकेगा, 850 का ये बनेगा। तो मतलब 120 रुपये का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब अब हमें देखने जो अब हमें निकालना है रेलिवेंट कॉस्ट, वो रेलिवेंट और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब अब जैसे इस क्वेश्चन में कहा था कि जो पुराना प्रोडक्ट है उसे डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसे बस बाहर से बेच के, वो बाहर से खरीद के बेचना है। तो अब उसमें देखते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी जाएगी इसमें, इस डिसीजन में। ठीक है, यहाँ आप जो कि रेलिवेंट कॉस्ट भी कहेंगे, उसे एक्स्ट्रा कॉस्ट भी कह सकते हैं। परचेज कॉस्ट माइनस में प्रोड्यूसिंग कॉस्ट। तो बाहर से खरीदते थे इतना परचेज कॉस्ट, जो कि 1,880, और 990 प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है, जो कि हमने अभी ए पार्ट में निकाला है। इसका जो डिफरेंस है वो 90 रुपये का डिफरेंस, मतलब 90 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे अगर हमने ये डिसीजन लिया। और अगर हम नए प्रोडक्ट में शिफ्ट करेंगे तो तब 120 का फ़ायदा भी होगा। तो फिर नेट बेनिफिट कितना होगा, जैसे हमको पता चल गया कि फ़ायदा ही है इसमें। नेट बेनिफिट कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू में 90,000। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं इसका 30 आ जाएगा, 30 इंटू ये 90, तो ये आ जाएगा 27 लैक्स। तो मतलब नेट बेनिफिट इतने का है। देखो अब इस जैसे इस डिसीजन में बेनिफिट हो रहा है तो तब तो एडवाइजेबल है, लेकिन अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा लग रही होती है यहाँ पे और कंट्रीब्यूशन कम आ रहा होता तब ये शायद एडवाइजेबल नहीं होता, पर इस केस में है तो इसलिए हम लिख देंगे यस इट इज़ एडवाइजेबल, और एक्स्ट्रा आप थोड़ा बहुत लिख देना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म हुआ। अब अगला इसका और पार्ट देखते हैं। दी फॉल The following particulars are taken on record from the company engaged in manufacturing of two product emanent from certain material, from a certain material। ठीक है, मतलब यहाँ पे बता रहे कि ये जो रिकॉर्ड है कंपनी से लिया गया जैसे दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। देखते हैं वो दो प्रोडक्ट, एक एम है और एक एन है। ये इनका पर यूनिट का वो दे दिया सारा क्या खर्चा। ठीक है, ये मतलब पर यूनिट डेटा दे दिया, सॉरी सॉरी खर्चा नहीं मतलब डेटा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, एम का 5,000, एन का 10,000। मटेरियल कॉस्ट 1,000 लगती है एक यूनिट बनाने में, और यहाँ पे 2,500। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 1,500 लगता है एक यूनिट बनाने, यहाँ पे 3,000 एन बनाने में। वेरिएबल ओवरहेड्स में 500 एम बनाने में लगता है, जबकि 1,000 एन बनाने में। और टोटल फिक्स ओवरहेड 40,000, वो 40 लाख लग रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो फिक्स्ड ओवरहेड है उनका हम क्लियरली बाइफरकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सबकी वो फिक्स ओवर दे रखा है, बाकी सारा वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेलिंग प्राइस है और ये फिक्स कॉस्ट है जो कि टोटल है। अब देखते क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कमेंट करना प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच व्हेन टोटल सेल वैल्यूज लिमिटेड, टोटल सेल इन वैल्यूज लिमिटेड, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द लिमिटिंग फैक्टर। अब देखो यहाँ पे आ गया की फैक्टर यानी लिमिटिंग फैक्टर का रीजन। अभी पूछ रहे कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट करना, बताना प्रॉफिटेबिलिटी हर एक प्रोडक्ट के केस में जब सेल वैल्यू लिमिटेड, मतलब हम एक सर्टेन वैल्यू तक की सेल को वो सेल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की शॉर्ट सप्लाई है, मतलब रॉ मटेरियल हम अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं कर सकते। और प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड फैक्टर, जब हमारी मतलब प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन देखो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है लेबर मटेरियल को तो उसने पहले पूछ लिया, तो बचा डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर का हमें यूज़ करना है। यहाँ मुझे डायरेक्ट लेबर अगर फिक्स्ड है तो तब उस केस में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो अब देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी ध्यान रखना है, पहले तो आपको स्टेटमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, दे रहा ये जो डिसीजन होने वाले हैं वो सब बेस होने वाला है कंट्रीब्यूशन पे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। देखिए ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है ना, हम क्लियरली बाइफरकेट तो कर नहीं सकते, तो प्रॉफिट निकालने में होगी दिक्कत। ठीक है, और जब हम प्रॉफिट निकालने में दिक्कत होगी तो हम प्रॉफिट के बेस पे क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते कौन सा प्रॉफिट, मतलब कौन सा वो प्रोडक्ट वो होगा क्या मोर प्रॉफिटेबल। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालते हैं,
ऐसा इसलिए क्योंकि जो वीसी है वो सेपरेबल है, हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी अलग वीसी होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में भी दिखा रखा है, इसकी वीसी अलग है, इसकी अलग है, बस जो फिक्स कॉस्ट है वो अलग नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला जाता है। तो पहले कंट्रीब्यूशन का आपको स्टेटमेंट बनानी है। सब पहले तो कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए दोनों प्रोडक्ट का। सेलिंग प्राइस माइनस करना मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंस है वो, फिर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसका 2000 है, इसका 3500 है। फिर जैसे इसने कहा था पहले पहले पार्ट में कि ए के पहले पार्ट में कि अगर टोटल सेल इन वैल्यू लिमिटेड है तब निकालना है, तब कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो ज़्यादा। तो यहाँ पे भी आपको एक टेबल सी बना देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 2000 है ये। फिर हमको यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, अगर सेल वैल्यू की बात करिए, या तो आप कंट्रीब्यूशन पर वैल्यू ऑफ सेल निकाल लीजिए, तो पीवी रेशियो के हिसाब से कीजिए। तो मैं बोलूँगा कि आप पीवी रेशियो निकालिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में। तो जब आप पीवी रेशियो निकालेंगे तो 40%, 35%। ठीक है, तो जैसे कि पता चल रहा है पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये रहा, ये कंट्रीब्यूशन है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और इंटू में 100 तो निकल गया। तो पीवी रेशियो के हिसाब से जो प्रोडक्ट एम है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन केस ऑफ टोटल सेल इन वैल्यूज लिमिटेड। जब सेल इन वैल्यू लिमिटेड है तो प्रोडक्ट एम ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस का 10,000 है, इसका 5,000, तो फिर इसको ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैसा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेलिंग प्राइस जिसका ज़्यादा हो वो ज़्यादा अच्छा मतलब प्रॉफिट देगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा है बनने में, जबकि इसकी जो भले इसकी सेलिंग प्राइस कम है पर इसकी जो वो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो भी बहुत कम ही है। इसलिए यहाँ पे जो मार्जिन है वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे जो मार्जिन है वो कम है। ज़्यादा कॉस्ट की वजह से यहाँ पे जो मार्जिन है वो कम है एंड प्रोडक्ट एंड में, इसलिए प्रोडक्ट एम ज़्यादा प्रॉफिटेबल है क्योंकि इसका यहाँ का मार्जिन अच्छा है। फिर दूसरे केस में इसने पूछा कि रॉ मटेरियल अगर शॉर्ट इन सप्लाई है तब। यहाँ पे भी सेम पहले टेबल बना के यहाँ पे क्वांटिटी पर यूनिट लिख दीजिएगा, और फिर यहाँ पे आपको ये निकालना है कि मटेरियल केजी पर यूनिट। क्योंकि जो अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल का, अगर रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो तब आपको निकालना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, कहने का मतलब है कि पर पर मटेरियल में कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको एक उस प्रोडक्ट से। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है मटेरियल कॉस्ट है 1,000, 2,500 इन दोनों की, और इसमें लिखा है कि 100 रुपये पर केजी लगता है। तो फिर एक प्रोडक्ट कितना कंज्यूम करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको यूनिटरी मेथड लगाना होगा। 1,000 रुपये का ये बनता है, मतलब 1,000 रुपये का इसमें मटेरियल लगता है, और 100 रुपये 1 किलो, तो डिवाइड करेंगे तो 10 किलो लगता है इसमें। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। 2,000 रुपये का ये बनता है, ठीक है, 1 यूनिट मटेरियल लगता है इसमें, मतलब 2,500 रुपये का मटेरियल इसमें लगता है, और 100 रुपये का 1 किलो है। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, जो कि 25 किलो, 25 किलो इसमें लगता है बनने में। ठीक है, अब ये देखना है कि किसका कंट्रीब्यूशन पर केजी के हिसाब से ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल, तो इसको 2,000 रुपये अपॉन में 10 केजी, मतलब पर केजी के हिसाब से ये भी 200 का कंट्रीब्यूशन देता है, मतलब पर रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा है एम पे, उस पर हम 200 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, जबकि इस केस में वो 300, 500 डिवाइड बाई 25 करोगे तो 140 ही आएगा, मतलब इसके हर एक केजी पे हम 140 रुपये कमा रहे हैं। तो जैसे दिख रहा है ज़्यादा प्रॉफिटेबल इस केस में भी एम ही है। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल लिमिटिंग है। अपना आखिरी केस में चलते हैं जो कि है प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर वो लिमिटिंग फैक्टर है तो देखिए जैसे डायरेक्ट लेबर यहाँ पे दे रखी है 1,500 डायरेक्ट लेबर में ये 1 यूनिट बनता है, जबकि 3,000 की डायरेक्ट लेबर में रुपीज़ की डायरेक्ट लेबर में 1 यूनिट बनता है, और 60 रुपये पर आवर का लगता है। तो हमें निकालना है पर आवर में कितने लगता है। ठीक है, सेम टेबल कंट्रीब्यूशन लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमें लेबर पर आवर निकालना होगा 1 यूनिट में। ठीक है, मतलब 1 यूनिट में कितने घंटे लगते हैं काम करने में। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे यहाँ पे भी दे रखा है, अगर लेबर आवर
अगर मतलब लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर में निकालना हमें। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लेबर आर पर यूनिट कैसे निकलेगा, 1500 500 रुपये 500 रुपये की डायरेक्ट लेबर लगती है इसको बनने में, और और 60 रुपये 1 घंटे के लगते हैं। जब डिवाइड करेंगे यूनिटरी मेथड से आ जाएगा 25 आर, मतलब 25 घंटे लगते हैं इस एक यूनिट को बनने में। ठीक है, वैसे इसमें भी 3000 रुपये लगते हैं डायरेक्ट लेबर के, और 60 रुपये 1 घंटे के, तो मतलब 50 आर लगते हैं इसको बनने में। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 50 आर में 1 यूनिट बन रही है, 25 आर में 1 यूनिट बन रही है हमकी। कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर, अब हमें ये निकालना है, कैसे निकलेगा, जो कंट्रीब्यूशन को है इससे डिवाइड कर देना, इसको याद ध्यान रखना। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना इससे, जो कि आ जाएगा 80 पर आर रुपये लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 70 रुपीज़ पर आवर, मतलब डायरेक्ट लेबर के 1 घंटे में हम 80 रुपये कमा रहे हैं एम से, और एन से कमा रहे हैं 70 रुपये, जिससे साफ पता चल रहा है एम ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आपको बस आखिर में यही एडवाइस करना है, उसी ने यही पूछा था, बस हो गए। और अब अगला पार्ट में देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 40,000 kg, अगर मान लीजिए अब इसने फिक्स बता दिया कि रॉ मटेरियल लिमिटिंग है पर कितना 40,000 kg अवेलेबल है बनाने के लिए हमें यूनिट्स। ठीक है, और मैक्सिमम सेल पोटेंशियल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 2000 यूनिट, मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2000 यूनिट ही सेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे सेल यूनिट में भी लिमिट लग गई है। अब ये पूछा कि फाइंड का प्रोडक्ट मिक्स टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब प्रोडक्ट मिक्स ढूंढिए यील्ड करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन है प्रोडक्ट मिक्स कह रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट को किस रेशियो में सेल करना चाहिए, मतलब जो भी सेल कर रहे हो उसमें एम का क्या रेशियो होगा, एन का क्या रेशियो होगा। ठीक है, मतलब और आसान भाषा में कहें तो कितना एम बेचना चाहिए और कितना एन बेचना चाहिए, ये प्रोडक्ट मिक्स होता है। आल्सो फाइंड दी प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान रखिए प्रोडक्ट में इस हिसाब से बनाना है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, उसका नंबर भी निकालना है, अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं कैसे हुए। तो 3C का बी का और पार्ट ये रहा। फर्स्ट जो है हम रॉ मटेरियल को यूटिलाइज होगा प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एम में, ऐसे देखिए साफ सीधी बात, जैसे हमने ऊपर जो कैलकुलेशन भी देखी थी उसमें साफ पता चल रहा था कि जो एम है रॉ मटेरियल के लिमिटिंग होने पे हर ज़्यादातर केस में एम ही ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो पर ये बात भी है कि हम जो एम है उससे हम एम को हम 2000 यूनिट तक की सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है कि एम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहा है, ताकि हम ये पता कर सकें कि एन को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल बचेगा। तो वो करने का पहले ये देखिए मैक्सिमम रॉ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एम, 2000 यूनिट बेचेंगे इसकी, क्योंकि मैक्सिमम इतने यूनिट बेच सकते हैं, इनटू में 10 kg, तो कितना 20,000 kg यहाँ कंज्यूम होगा, और बाकी बच्चे कितने 20,000 kg एन को बनाने के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम 2000 यूनिट से ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते, तो एम को भी हम 2000 यूनिट तक ही बेच सकते हैं। अब देखिए अब हमको ये निकालना है कि एन 2000 kg तो हमारे पास बच गया, अब हम इससे एन कितना बना सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एन टू प्रोड्यूस बाय यूजिंग 20,000 kg। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में निकाला था कि 25 किलो लगते हैं वो एन को प्रोड्यूस करने में। देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे 25 kg लगता है 1 यूनिट को प्रोड्यूस होने में एन की। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए 20,000 किलो है हमारे पास पड़ा है, 25 किलो से 1 यूनिट बनती है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर आएगा कि कितनी यूनिट हम बना सकते हैं। तो 800 यूनिट एन की हम और बना सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। और तो फिर जो प्रोडक्ट मिक्स दैट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रॉफिट, जो प्रोडक्ट मिक्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस करेगा वो ये वाला यूनिट है। 2000 यूनिट सारी एम की बेच के बना दो मतलब। ठीक है, और 800 यूनिट एन की बना के बेच दो। ठीक है,
तो ये रेशियो जाएगी 5:1 की रेशियो। फिर बात करें, इसने अगले पार्ट में कहा था कि मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट भी फाइंड करो, मतलब इसकी अमाउंट भी फाइंड करो। ठीक है, तो आपको सिंपल प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन वाइन की इधर मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, पर आपको एग्जाम में जरूर बनाना है। ठीक है, तो सेल वैल्यू निकालने कैसे, देखो 2000 यूनिट इसकी बेचनी है और 5000 में बिकेगा, तो 1 CR और यहाँ पे 8 लाख एन का। ठीक है, 10,000 रुपये का बिकेगा और 800 यूनिट बना के बेचेंगे। फिर माइनस करेंगे VC, फिर ये सारे मतलब जो हमने भी करा ना, जैसे 2000 यूनिट इंटू ये मतलब जितने भी, फिर उसके बाद आपको आसान आसान भाषा में कहो तो बस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते जाना है। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर माइनस होगी, देखिए ऐसे निकल रही है, जो कि मैंने यहाँ पे करके भी दिखा रखी है। फिर आपको आखिर में कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 40 लाख 28 लाख, इससे 40 लाख आएंगे, इससे 28 लाख आएंगे। ठीक है, फिर से टोटल कर देना। ठीक है, यहाँ पे 68 लाख को, और फिर इससे फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर देना, जो कि यहाँ पे दे रखी थी क्वेश्चन में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने कहा था कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, इस केस में कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट कितनी ले रहा है, तो इसलिए टोटल कंट्रीब्यूशन को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, वो फिक्स्ड ओवरहेड्स आ रहे हैं, उससे 40 लाख उसे माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट 28 लाख। तो मतलब मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है हमारा इस केस में वो 28 लाख हो सकता है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन के साथ 5:1 की रेशियो में वाला। ठीक है, तो ये सब था, जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन मैंने पहले यूनिट में करा दिया, और ये असल में 5वीं यूनिट का क्वेश्चन है जो मैंने यूनिट 1 में करा दिया। कोई बात नहीं, मैं यूनिट 5 में देख लूँगा इसे। और ये भी आपका हो चुका है यूनिट 1 में। ये सब क्वेश्चन मैंने आपके सारे करा दिए, तो आपके यहाँ पे सारे PYQs ख़त्म हो गए हैं। बस इतने ही थे PYQs, और ये वीडियो भी। आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएँ। थैंक यू।